सभी को नमस्कार। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स के इस सीरीज में 21 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बीपीएससी मेंस के खास करके मैं इफ लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें मैं 4 में टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला, आपको पता है कि GSLV F-15 के जरिए हाल ही में इसरो अपना 100वां जो है ना सक्सेसफुली प्रक्षेपण किया है, इसको हम लोग देखेंगे। और इस लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसरो का कंप्लीट एनालिसिस करने का, खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन 63 में अगर पूछा कि इसरो की उपलब्धियों को आप किस प्रकार देखते हैं, अगले उनके टारगेट क्या है, तो जब भी कभी अचीवमेंट पूछे तो कैसे लिखना चाहिए। बाकी इसरो के रिगार्डिंग और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर इसरो के अचीवमेंट अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो कैसे लिखेंगे। कथा कहानी कोचिंग की तरह लिख के मत आइए, तो स्मार्ट तरीके से लिख के आइए कि अचीवमेंट को 4 डायमेंशन में बांटिए। जैसे कि लॉन्च व्हीकल जो तैयार किया है वो भी कहीं ना कहीं तो एक उनका उपलब्धि ही तो इसरो का है। फिर सेटेलाइट में भी 2 तरह का इनसेट प्रणाली है और एक इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, इसको दिखाइए। और इसरो कई तरह के रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जैसे कि आप चंद्रयान है, मंगलयान है, आदित्य L1 है, इसको भी दिखाइए। और इसरो जो भी पिछले 70 वर्षों में कर रही है वो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा में उसकी बड़ी भूमिका है। अगर कोई साइक्लोन आ जाता है तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आ रहा है, ठीक ना। जमीन के नीचे कहाँ तेल है, कहाँ कोयला है, इंडियन रिमोट सैटेलाइट आपको क्या कर देती है, बता देती है। या कोई मौसम पूर्वानुमान करना है तो ये सब प्रणाली इसरो का जो उपग्रह है वो हमको बता देते। तो ये इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी क्या एक उपलब्धि ही तो है। चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, बॉर्डर सुरक्षा हो, डिजिटल हो या रेलवे हो, सब आपदा प्रबंधन हो, सब में इसरो की बड़ी भूमिका है। इसलिए बीपीएससी मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष या स्पेस टेक्नोलॉजी का आम जनजीवन की क्या उसका रोल है, क्या भूमिका है। तो आपको जब इतने बात जब लिखें तो आपको एक बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो इसको देखेंगे अच्छे से। बाकी अगला टारगेट क्या है बहुत डिटेल से करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी का खास करके कृषि में क्या रोल है, और बिहार में जो कृषि रोड मैप है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी भूमिका रोल प्ले कर सकती है, उसको भी देखेंगे। बाकी 30 जनवरी को जो गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई, देखिए गांधी जी का विचार हमेशा रहेगा, तो आखिर उनके विचार की वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, बीपीएससी को फन यहाँ से पूछता है। उनके सारे मोटा मोटी हम थॉट को देखेंगे और करंट टाइम में क्या उनके रिलेवेंस है उसको भी देखेंगे। फिर क्योंकि इसके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अच्छे से न्यूज आर्टिकल आया हुआ है। एक हम लोग इसमें टॉपिक कवर करेंगे 2045 तक जो भारत के साथ साथ बिहार को जो विकसित राज्य बनाने की बात चल रही है, उसके लिए 10 पॉइंट हमको किस किस पर फोकस करना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में कास्ट एंड पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, क्योंकि अभी हाल ही में एक सर्वे आया है उसके डेटा को हम लोग लेते हुए करेंगे। और इसमें कई सारे हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ बताऊंगा जो कि डायरेक्ट अगर आप 70 मेंस देंगे या 71 मेंस देंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स मेरा चल रहा है, जो कि 1 जनवरी में शुरू किया हूँ, उसका एक अलग मैं प्लेलिस्ट बना दिया। जो भी मेंबर उस वीडियो को नहीं देखे, अभी तक 5-6 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखिए। और हर एक लेक्चर में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। और जिनको भी उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर चेक कराना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। उसी टेलीग्राम में आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है, टेलीग्राम नंबर दिया गया, वहाँ अपना आंसर का PDF भेजकर कॉपी चेक करा सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ न्यूज़पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसका न्यूज़पेपर कटिंग में मैं डे बाय डे शेयर करता हूँ। देखिए इंडिया में जितना भी, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर, जितना भी आता है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके PT मेंस एसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है उसका कटिंग करके उस ग्रुप में शेयर किया जाता है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर बड़ा रोल प्ले करेगा, मेंस में भी, PT में पहले भी करता था, आगे भी करता रहेगा। अब आइए थोड़ा सा हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए
इसरो आपका टॉपिक का नाम है। जीएस पेपर 2 स्पेस टेक्नोलॉजी में पूछता है। हालांकि कभी कभी जीएस पेपर फर्स्ट में भी अगर इसरो कोई नया अगर डेवलपमेंट करती है, जैसे कि एक बार मिशन शक्ति से क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी करंट अफेयर, जाकर क्वेश्चन देखिएगा। तो जीएस पेपर फर्स्ट सेकेंड में भी मतलब जहाँ भी पूछ सकता है। बाकी काफ़ी वीवीआई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे कई बार पूछा जा चुका है। तो इसरो भी हाल ही में GSLV F-15 के जरिए जो है ना नाभिक, देखिए नाभिक हमारा जीपीएस सिस्टम है, ठीक ना, उसके तहत सेकेंड जनरेशन के उपग्रह को लॉन्च की है और ये 100वां इसका सक्सेसफुल प्रक्षेपण यान था इसरो का। तो अब चूंकि 100वां हम 100 पूरा कर चुके थे, अब इसरो से क्वेश्चन बनना इस बार लाजमी है 70 बीपीएससी मेंस में। तो हालांकि 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि अंतरिक्ष की उपलब्धियों को आप इसरो की उपलब्धियों का आप कैसे देखते हैं, अगले उसके लक्ष्य क्या है। देखिए जब भी कभी इसरो से क्वेश्चन आवे तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंट्रोडक्शन या भूमिका कैसे लिखा है। बहुत सारा कॉल मैसेज इसी बात को लेकर आता है, कैसे सर भूमिका लिखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, खोलिए प्लेलिस्ट, वहाँ देखिएगा तो मैं लगभग 100 से ज़्यादा ऑलरेडी जो है ना हर एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट, चाहे इंट्रोडक्शन हो भूमिका हो, डिटेल से बताया हूँ बॉडी पार्ट कैसे लिखा जाए। ऐसे में भी जीएस में आप उसको देखिए, नहीं समझ में आ गए तब फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं जरूर हेल्प करूँगा, ठीक ना। तो जब भी कभी इसरो की भूमिका लिखना आए तो सिंपल इसरो कब स्थापित हुआ, उसकी स्थापना का क्या ऑब्जेक्ट था, या नहीं तो कोई लेटेस्ट जो अगर इसरो अगर कुछ किया है एक्टिविटी तो उससे भी आप भूमिका को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब चूंकि मेजर अचीवमेंट में ही सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, जैसे कि देखिए इसरो के मेजर अचीवमेंट में सबसे पहला दिखाइए कि मेनली जो इसरो का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक ना, फिर GSLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये सब कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धियां हैं। PSLV से चंद्रयान मंगलयान सब कई सारे सैटेलाइट को सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है, तो ये भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि। और अगर हम एक ही उपग्रह को बार बार यूज करेंगे तो ये भी हमारी उपलब्धि है, हमारा खर्चा बचेगा, तो ये आप दिखा सकते हैं अच्छे से, ठीक ना। अब यहाँ पे उपग्रह जो प्रणाली है इनसेट जो है, अब एक तो इनसेट भी एक है, एक IRS है। तो एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि जो भारतीय जो दूर संवेदी उपग्रह जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का क्या भूमिका, क्या यूज है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसरो जो है एक तो आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको इनसेट हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम प्रणाली है, इसका उपयोग घरेलू दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के लिए प्रयोग किया गया। इसमें जैसे कि संचार के लिए जैसे कि दूरदर्शन पर FM, शिक्षा, हेल्थ, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसन, डिस्टेंस एजुकेशन, या मौसम की जानकारी देना, प्राकृतिक आपदा की जानकारी देना, चक्रवात, अभी जो भी साइक्लोन आता है इसरो 2-3 दिन पहले इसरो के जो सैटेलाइट है बता देता है कि कहाँ कैसे आने वाला है, हम लोग सचेत हो जाते हैं। तक ये जो इनसेट प्रणाली के ये सब काम हो रहा है, ये है, ठीक ना। सेकेंड देखिए कुछ नाम जैसे GSAT 19 है, GSAT 18 है, ये सब कहीं ना कहीं उपग्रह प्रणाली जिससे हमको ये सब चीज़ पता चलता है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, देखिए सेंसिंग सैटेलाइट का सिंपल सा मतलब होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सिंपल सा मतलब होता है कि टारगेट जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था, उस ऑब्जेक्ट को बिना छुए ही उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि अगर ज़मीन के नीचे अगर कोई रिसोर्स है तो IRS जो सैटेलाइट है वो जो है ना इमेज के थ्रू जो है ना वो बता देते इसमें क्या कैसे है। तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ये भी आप दिखा सकते हैं। तो देखिए मेनली बीपीएससी में जो साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, इसलिए आप थ्योरेटिकल पार्ट पे मत जाइए, मेनली आपका एप्लीकेशन बेस्ड में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एप्लीकेशन में सिंपल सी बात ये है, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटअप का प्रयोग किस में है, एग्रीकल्चर में, जैसे कि फसल उत्पादन कितना होगा उसका प्रमाणन करना, बागवानी का विकास होने में, बाढ़ सूखा का पता लगाने, फसलों में कीड़े पता लगाने के लिए यूज हो सकता है, जो जैव संसाधन और पर्यावरण में क्या होता है, वनों का पता लगाना, मॉइस्चर को रोकना, मानचित्र बनाने में, खनिज संसाधन का पता लगाने में, कोयला कहाँ है, तेल कहाँ है, सोना चांदी कहाँ है, महासागर में तूफान का पता लगाने में, ठीक ना, ग्रामीण विकास करने में, पेयजल मिशन में, नगरीय विकास में,
रिमोट फेंसिंग, सेटेलाइट बहुत कुछ कर सकता है। वाटर रिसोर्स में प्राकृतिक संसाधन की गणना करने तक, कहने में तक कई सारा इसका आप डायमेंशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी उपलब्धियों को जैसे कि आप में 4 डायमेंशन में जैसे बताया, आप वैसे ही बता सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए अभी जो आपका जिसको आप नाभिक के जरिए जो सेकेंड पीढ़ी जो उपग्रह छोड़ा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वही आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वही RNNSS ही है, ठीक ना। उसके जरिए उसको छोड़ा जा रहा है। इसको वही नाभिक नाम दिया गया है। जैसे कि अमेरिका में GPS सिस्टम है, अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन का, उसी तरह इंडिया का भी अपना ये GPS सिस्टम, उसका नाम क्या दिया गया है, नाभिक। अब जो नाभिक या जो IRNS, इसका देखिए ईमेल, देखिए यूज क्या है। देखिए अगर हम इसका एयर में यूज देखें तो फ्लाइट मूवमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, फ्लाइट लैंडिंग के बारे में अच्छे से हो सकता है, फ्लाइट कंट्रोल हो सकता है। अगर जब लैंड की हम स्थल की बात करेंगे तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो सकता है, रेलवे जो ट्रेन जब जो टक्कर होता है उससे हम बचाव कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट बचाव कर सकते हैं, तटीय सुरक्षा हम कर सकते हैं। जल की अगर हम बात करते हैं, जहाज़ का जो कैसे जाएगा रास्ता हम बता सकते हैं, पनडुब्बी के बारे में। तो कहने मतलब ये है ना, आपका नाभिक जो है या IRNF जो हमारा इंडियन GPS सिस्टम प्रणाली है, उसके कई तरह का यूज है। खास करके इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलवाद, आतंकवाद सबको ख़त्म करने में इसकी बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पे मैं डिटेल बता दिया, मैं इसको सिर्फ स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप इसमें देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार देखा है तो भारतीय GPS एक भारत के सामाजिक, आर्थिक, सामरिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इस प्रणाली के विकसित होने से अमेरिकी GPS पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी तथा भारत अपनी देश के बाहर सीमा को भी सुरक्षित कर पाएगा। बाकी देखिए कुछ कुछ मेजर अचीवमेंट इसरो का है, जैसे कि मान लीजिए चंद्रयान 1 है, कब लॉन्च किया गया, डेट याद रखिए। मंगलयान कब लॉन्च किया गया, किससे लॉन्च किया गया। फिर एक साथ 104 उपग्रह को छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था, किससे छोड़ा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। फिर गगनयान है। तो अगर क्वेश्चन BPSC अलग से सिंपल ये पूछ देगा कि इसरो की प्रमुख उपलब्धियां, तो मैं 4 डायमेंशन में जितना भी बताया उसको जोड़ेगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब अलग से अगर क्वेश्चन BPSC ये पूछ दे कि इसरो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस तरीके से भूमिका निभा रहा है या भारत के विकास में इसरो की क्या भूमिका है। देखिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा भूमिका है, चाहे वो आपदा प्रबंधन में हो जाए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो जाए यूज, मौसम पूर्वानुमान में हो जाए, वायु यातायात में हो जाए, समुद्री अध्ययन में हो जाए, इंटरनेट, दूरसंचार, दूरस्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, नागरिक सुरक्षा, कई में आप इसको दिखा सकते हैं। खास करके देखिए अगर स्पेशली पूछ देगा कि कृषि प्रौद्योगिकी में इसका क्या यूज है, तो एक तो पहली बात मौसम पूर्वानुमान लगाना, फसल प्रणाली का उपयोग पता करना, आंकड़े जुटाने में, कृषि उपज का उत्पादन करने में, मौसम अनुकूल कृषि करने में, रोगों के ताकि कई तरह के आप कृषि में इसको अलग अलग डायमेंशन में एप्लीकेशन में बता सकते हैं, जिससे आपका आंसर पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए वही इसरो के सोशल में अगर पूछ जाओ, देखिए एजुकेशन में, हेल्थ, इंटरनेट, पर्यटन, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषि, ये सब में आप इसरो की भूमिका को आराम से दिखा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो इसरो का जो लक्ष्य है, जैसे कि गगनयान छोड़ना है, चंद्रयान 4 है, शुक्रयान है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात है, ये सब अगले जो है ना टारगेट इसरो ने अपने करके रखा है, ये दिखा दीजिएगा। बाकी मैं बता ही दिया, अगर स्पेशली पूछेगा इकोनॉमिक भूमिका तो विदेशी मुद्रा भी दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ने का मतलब क्या है, विदेशी मुद्रा आना, सेवा में, कृषि में, आपदा में, सब स्मार्ट सिटी में, सोशल में बता दिए, एग्रीकल्चर में बता दिए, ठीक ना। तो ये सब इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना गांधी जी के बारे में। देखिए गांधी जी हमारे देश के आज़ादी में तो भाग लेते ही लेते हैं, बट आज़ादी, देखिए गांधी जी सिर्फ हमारे देश को आज़ाद ही नहीं कराना चाहते थे, बल्कि हमारे देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं थी, गांधी जी उसको भी ख़त्म करना चाहते थे। मतलब कि इंटरनल हमारे समाज, सोसाइटी, देश में जो समस्याएं थी वो भी, और एक्सटर्नल लेवल पे बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से भगाना भी। तो कई मोर्चों पर गांधी जी इस देश के लिए कई तरह के काम किए हैं। तो आज़ादी में गांधी जी की क्या
क्या लड़ाई थी, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो जाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाए, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट हो जाए, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। बट उनका जो विचारधारा था, उनका जो विचार था, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, धार्मिक विचार, उस विचार को जानना आपको जरूरी है, और उस विचार की वर्तमान में क्या रिलेवेंस है इसको भी आपको जानना है। जब भी कभी गांधी जी के विचार या थॉट एग्जाम में पूछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार क्या है, तो आप हर एक विचार को अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके बताइए। जैसे कि अगर सामाजिक विचार है तो समाज में इक्विटी की बात करते थे, नारी के उद्धार की बात करते थे, छुआछूत को ख़त्म करने की बात करते थे, सबके उदय की बात करते थे। तो ऐसे डायमेंशन में ब्रेक कीजिए। अगर हम धार्मिक विचार में आते तो सत्य को ईश्वर के बराबर मानते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े वो पुरोधर थे, मतलब उनका हमेशा रहता था कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहे, धर्मिकता का उनका बड़ा कॉन्सेप्ट था। आर्थिक विचार देखो उनका क्या था, वो मानव श्रम पर बल देते थे। उनका ये मानना था अगर हम अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग करेंगे तो हम हर एक हाथ को रोजगार नहीं दे पाएंगे, इसलिए मानव श्रम पर बल करते, और वो तकनीक का कम से कम प्रयोग करने पर बल देते थे, जो कि रिलेवेंस भी था। और वो स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री पर लगाने की बात करते। अगर बजट की बात करते हैं यूनियन 2025-26 का, देखिए जो उनकी परिभाषा को एमएसएमई की परिभाषा को चेंज किया गया, और सरकार हमेशा एमएसएमई पर फोकस कर रही थी। कहीं ना कहीं स्मॉल इंडस्ट्री, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, दोनों लगाना चाहती है, और स्वदेशी को बढ़ावा देना, ठीक ना। तो अपने लोकल प्रोडक्ट अभी सरकार कर रही है, तो कहने स्वदेशी करण चाहते थे, मतलब कि इकोनॉमी में। तो ये उनका जो मेनली मोटा मोटी इतना आर्थिक विचार था। अगर राजनीतिक विचार में अगर गांधी जी का हम आते तो लोकतंत्र के समर्थक थे, और देखिए वो एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात करते थे ना, बॉटम टू टॉप, मतलब वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते थे, मतलब कि ग्राम से लेकर ऊपर तक के शासन की बात वो करते थे। और राजनीति में जियो और जियो और जीने दो की थ्योरी पर वो काम करते थे। तो इतना आप इसको, मतलब इनके विचारों का आप कई डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ और डिटेल में। देखिए सामाजिक विचार उनका गांधी जी का लिखा, देखिए एक बहुत अच्छा लाइन वो बोलते हैं। उनका कहना था, कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि जिसके स्वयं अपने आप को बेचना पड़े, और अमीर इतना ना हो कि वो किसी को भी क्या कर सके, खरीद सके। देखिए ये, देखिए जब भी कभी विचारधारा पे आप आंसर लिखें, इस तरह के स्टेटमेंट या कोटेशन का जब प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलने का चांस। बाकी उनका जो जाति प्रथा को लेके था, यहाँ को बीपीएससी वर्ड पूछ चुका है, ठीक ना। अब इसमें देखिए मेनली मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो वर्तमान में रिलीवेंस उनकी विचारों का क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए इसमें एक लाइन आप जरूर अपने एग्जाम में प्रयोग करें। जो अभी दलाई लामा वो बोलते हैं गांधी जी के बारे में, आज विश्व जो है शांति और युद्ध, अध्यात्म, भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है अभी पूरी दुनिया में। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को जो है ना अपनाया जाए, ठीक ना। चाहे वो देखिए अगर अभी रशिया यूक्रेन लड़ाई है या इजराइल हमास जो भी लड़ाई चल रही दुनिया में, तो गांधी जी का जो सत्य अहिंसा का कॉन्सेप्ट से तो आराम से ख़त्म हो सकता है। गांधी जी हमेशा किसी समस्याओं को बातचीत से सॉल्व करने की कोशिश करते थे, तो बातचीत के जरिए चाहे भारत चीन का युद्ध हो, लड़ाई हो, सब खत्म हो सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन 63 या 64 में पूछा भी, भारत चीन के बीच जो तनाव उसको ख़त्म करने में गांधीवादी दर्शन कहाँ तक यूजफुल है, तो आप दिखाइए। गांधी जी की जो सत्य अहिंसा है या बातचीत का जो तरीका था, उसके जरिए दुनिया में हर एक समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो जाए या मशीन का कम प्रयोग करने की बात हो जाए, छुआछूत की बात हो जाए, तो उनके हर एक विचार जो है ना अभी वर्तमान के संदर्भ में है। पर्यावरण में दिखाइए, देखिए उनका मनुष्य के लालच के लिए पर्यावरण नहीं है, दिखा दीजिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनके कई सारे जितने भी विचार हैं उनको आप इस तरीके से रिलेट करके लिखें। जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन अगर विचारधारा के लिखें, चाहे विचारधारा नेहरू जी की हो या टैगोर जी की हो, गांधी जी की हो या जेपी जी की हो, किसी की विचारधारा अगर एग्जाम हॉल में लिखते हैं, उनका मेनली पहले विचार बता दीजिए, और उस विचार या थॉट का प्रेजेंट में क्या रिलेवेंस है ये आप अवश्य दिखाएं। इससे आपको बेहतर मार्क्स मिलने की गारंटी है।
अब इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी के धर्म, राजनीति और आर्थिक विचार की चर्चा कीजिए तथा वर्तमान में विचारों की क्या प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। 38 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए और अच्छे डायमेंशन लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, बिहार को विकसित जो राज्य बनना है तो मेनली 10 चीज़ पर देखिए क्या क्या फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो बिहार को देश की सबसे तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर जोर देना पड़ेगा। आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कौशल पर फोकस करना पड़ेगा। गुणवत्ता वाली एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना होगा। टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा। हर स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना पड़ेगा। गरीबों और पिछड़ों वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाना पड़ेगा। महिलाओं को एम्पावर करना पड़ेगा। बाल कल्याण पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन का बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और हरित ऊर्जा पर हमको फोकस करना पड़ेगा। ये जो है ना आपका विजन डॉक्यूमेंट है 10 बिंदु, ठीक ना। तो इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन बना भी दिया हूँ। विकसित बिहार के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसके उपाय की चर्चा की, जिसको लॉन्ग आंसर में लिखिए। देखिए क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक अगर हम देखेंगे तो गरीबी का स्तर है या बेरोजगारी का स्तर है, पलायन की समस्या है, ये सब कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं हैं। अगर हम सामाजिक समस्या देखेंगे, महिलाओं में एजुकेशन रेट कम है और भी ओवरऑल एजुकेशन रेट काफ़ी कम है। कास्ट सिस्टम, जातीय व्यवस्था, जाति प्रथा का कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये सामाजिक चुनौतियां हैं। अगर हम पर्यावरण समस्या देख लीजिएगा, ठीक ना, आपदा में देखिए बाढ़ है, सूखा की समस्या है, तो ये कई सारे चुनौतियों को आप दिखाइए। राजनीतिक समस्या, भ्रष्टाचार है, इन सब चुनौतियों को अच्छे से दिखाइए, तब क्या क्या उपाय, तो यही सब उपाय करके जो है ना आप एक विकसित बिहार का सपना जो है ना देख सकते। काफ़ी अच्छा है। 65 में क्वेश्चन इस तरह का पूछ चुका है कि बिहार की प्रमुख बाधाएं, कि आर्थिक क्या बाधा है, तो वहाँ से लिंक करके आप इस आंसर को बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक आपका है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी देखिए एक सर्वे हुआ है, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर कराए गए सर्वे के आंकड़े आए हैं। बिहार जैसे राज्य में जातीय आधार पर टिकट बंटवारा करने वाले दलों की निराशा होगी कि जातीय आधार पर वोट अधिक नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 32.2% मतदाताओं ने राजनीतिक दलों के समर्थक होने के कारण मतदान किया। देखिए क्वेश्चन पूछता है ना वोटिंग बिहेवियर। अगर आप PYQ देखिएगा, मतदान व्यवहार बीपीएससी में पूछ चुका, यूपीएससी में पूछ चुका है। वोटिंग बिहेवियर क्या है, मतदान व्यवहार क्या, मतलब कि लोगों के वोटिंग करने का जो तरीका, जो आचरण, उस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कई लोग क्या होते हैं, पार्टी देख के वोट करते हैं। कई लोग जो है पार्टी के जो घोषणा पत्र है या विकास के मॉडल को देख के वोटिंग करती है। कई जो है ना जो महंगाई को देख के वोटिंग करते थे। तो वोटिंग बिहेवियर, जनता का जो मत है वो किस आधार पे वो करते हैं, उसको हम वोटिंग बिहेवियर बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 32% मतदाताओं ने राजनीतिक दलों के समय, हम भाजपा के सपोर्टर, भाजपा को वोट करेंगे, जेडीयू का जेडीयू कर रहे थे, तो पार्टी के सपोर्टर के आधार पर 32% है मतदाता, ठीक ना। मतदाताओं ने यह भी बताया कि प्रत्याशियों के व्यक्तिगत कैंपेन के आधार पर भी मतदान हम करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी पसंद हमको नहीं है, लेकिन उस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हमारे एरिया से खड़े, उनको हम पसंद है, हम उनको हम वोट कर, ये भी एक वोटिंग बिहेवियर का एक तरीका है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर्वे में कहा गया है कि सिर्फ 4.2% वोटरों ने बताया कि जाति की प्राथमिकता को ध्यान में रखते उन्होंने वोटिंग किया है, और मात्र 1.1% धर्म के आधार पर किया है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि ये देखिए वोटिंग बिहेवियर, धर्म के नाम पे बहुत कम परसेंटेज, जाति के नाम पे कम परसेंटेज है। अलग अलग फैक्टर डिपेंड करता है, विकास का भी फैक्टर है, आपका पार्टी भी फैक्टर है, व्यक्तिगत उम्मीदवार भी फैक्टर है। तो अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो इन सब सर्वे का आप मोटा मोटी यूज कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांस होता है। तो अब यहाँ देखिए मैं कुछ मेंस का क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। 68 में क्वेश्चन ये पूछा कि जाति बिहार राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं।
क्या विकास का तर्क ही जाति के चरित्र को कमजोर करता है? अपने कारण आप इसमें दीजिए। तो भारतीय राजनीति में जाति के कुछ देखिए पीडीएफ में देख लीजिए कि आप कुछ ऐसे भूमिका लिख सकते हैं कि भारत में जाति का राजनीति में सदा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जाति को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर अपने अपने हित साधती है। इसका महत्व इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज कई राजनीतिक दलों के निर्माण का आधार ही जाति है। तो अब देखिए जाति का क्या चुनाव में इम्पोर्टेंस आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए उम्मीदवार के चयन करने में जाति की बड़ी भूमिका हो रही है। फिर वोट की अपील करने में, एजेंडा तैयार करने में, वोट बैंक बनाने में, मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने में दबाव समूह के रूप में भी इसका भूमिका है। ठीक ना। अनेक क्षेत्रों में मतदान व्यवहार में जाति की बड़ी भूमिका है, ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए मेनली क्या देखिए, जैसे बिहार में चाहे या देखिए जाति भारतीय चुनाव में राजनीति सौदेबाजी हेतु प्रयोग की जाती, जैसे कि गुजरात में पटेल हो गया, हरियाणा में जाट हो गया, गुज्जर हो गया, ठीक है, बिहार में यादव है, ऐसे करके। तो आप दिखा सकते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल के, जैसे कि आरजेडी का आधार माय समीकरण है, जदयू का आधार कुर्मी जाति है, भाजपा का अंगरी जाति है, ऐसे करके आप कुछ कुछ जो रियल वास्तविक जो पार्टियां करती है उसको लिखने में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो राजनीति है उसका जो है क्या एक पॉजिटिव जो है ना, क्या रोल है, सकारात्मक क्या पहलू है, आप वो दिखा सकते हैं। इसे देखिए राजनीतिक समानता के कारण जातियों का सशक्तिकरण हुआ। देखिए अगर जो जाति पिछड़ी है अगर उसकी अगर जहाँ इसमें होती है चुनाव में चर्चा, तो कहीं ना कहीं वो समानीकरण की बात होती है, उसका एम्पावर होता है। दबाव समूह के तौर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य व निर्णयों में अपने पक्ष में करवाया जा सकता है। जातियों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महत्व बढ़ गया है। और अगर अलग अलग जातियों के लोग चुनाव जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं समष्टि विकास होगा, दलित है ओबीसी वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र का विविधीकरण होने से साथ ही विकेंद्रीकरण भी हुआ है। लेकिन इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए जाति की राजनीति करने से विकास की राजनीति खत्म हो जाती है, सुशासन की राजनीति खत्म हो जाती है, शिक्षा जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं, सामाजिक विघटन होता है, ठीक ना, प्रशासनिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, भेदभाव बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके निगेटिव पॉइंट को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ इसमें यही दिखा सकते हैं कि जाति वैसी जातियों को हम राजनीति में लाएं जो बहुत ही पिछड़ी है या उसको आरक्षण देके जैसे भी करके, लेकिन जाति आधारित जो भेदभाव है या जो अलग अलग विचारधारा, इसको हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो देश का जो एक बाउंडेशन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप सिंपल एक पॉजिटिव वे में कि हाँ जाति की एक बड़ी भूमिका चाहे बिहार या देश की राजनीति में हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन मेनली तो हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अवसंरचना, शहरीकरण पर ही जो है ना फोकस करने की क्या है आवश्यकता है। तभी देश 2045 तक जो है ना विकसित भारत या विकसित बिहार बन सकता है। ऐसे करके आप अंतिम निष्कर्ष को लेकर जाएंगे। तो ये मोटा मोटी मैं 4 टॉपिक डिस्कस किया हूँ और हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन भी दिया गया है। तो कोशिश करें इस सारे क्वेश्चन को लिख के टेलीग्राम लिंक में जो है ना उस टेलीग्राम नंबर का आईडी दिया गया है, जहाँ अगर आपको आंसर लिख कर चेक कराना है करा सकते हैं। बाकी डीआई का भी लेक्चर जल्द ही मिल जाएगा। मैं 4 लेक्चर या 5 डीआई का लिया हूँ जिसमें कि टेबल के सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराया हूँ। अब इसमें या तो बार ग्राफ या तो पाई चार्ट के टॉपिक को मैं जल्द ही शुरू करूँगा, आप उसको भी बनाइएगा। तो बाकी अगर 70 बीपीएससी 70 की अगर आप पीटी पास कर गए हैं तो उसके लिए बीपीएससी मेंस फाउंडेशन बैच और डीएफएड बैच 70 के लिए चल रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर आप इनरोल करा सकते हैं। बाकी 71 का भी बैच जल्द ही लॉन्च करेंगे, उसकी सूचना दी जाएगी। बाकी बिहार स्पेसिफिक बैच भी ऐसे के रिगार्डिंग चल रहा है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो जो भी बैच अगर आपको लेना है या लगता है कि चीज़ें सही है तो आप इस पर इनरोल कर सकते हैं। अब नीचे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।